भारत माता की। सबसे पहले प्रभा साक्षी को 22 वर्ष पूरा होने पर मैं धन्यवाद देता हूं। पूरी प्रभा साक्षी की टीम को बधाई देता हूं। नीरज जी, आपने मुझे बुलाया और जितने भी यहाँ पे प्रभा साक्षी के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, प्रभा साक्षी को पढ़ते हैं, प्रभा साक्षी को देखते हैं, सबको मैं बहुत बहुत अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज विषय मुझे दिया गया है कि जो नया 3 कानून आ रहा है, इसका क्या परिणाम क्या होगा। मैं एक तरफा नहीं बोलता, इसलिए जब कुछ पूछूं तो जोर से आवाज करिए, इतनी तेज आवाज करिए कि पूरे प्रभा साक्षी परिवार के भारत में जितने लोग हैं सबको पता चले कि कार्यक्रम हो रहा था और सामने वाले बैठे कितने लोग जागृत लोग। कोई भी चीज अच्छी कब होती है, जैसे ये हॉल अच्छा कैसे बना। हॉल अच्छा तब बना जब इसका आर्किटेक्ट भी अच्छा, सीमेंट बालू भी अच्छा, सरिया भी अच्छी, बनाने वाला मिस्त्री भी अच्छा, डिजाइनर भी अच्छा, इसमें वुडवर्क करने वाला भी अच्छा, सब कुछ अच्छा हुआ तब ये हॉल अच्छा बन गया। ऐसे ही किसी भी देश में शांति कब आती है, समृद्धि कब आती है, जब उस देश की न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो। न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो उसका 2 तरीका है। संस्कार इतने अच्छे हो, शिक्षा इतनी अच्छी हो कि लोग अपराधी न करें, और अगर गलती से अपराध कर दें तो दंड व्यवस्था ऐसी हो कि कहते नहीं, एक आदमी अपराध करे तो 100 कोस दूर तक पता चलना चाहिए कि किसी ने अपराध किया और उसको इतना खतरनाक दंड मिला है कि 100 कोस दूर तक दोबारा कोई आदमी वैसा अपराध करे ना। और ऐसी ही हमारी व्यवस्था थी, हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी थी। इसलिए अगर सरकारों के बारे में पूछा जाए कि राष्ट्रपति का क्या काम है, प्रधानमंत्री का क्या काम है, सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या काम है, तो सबके काम को 4 शब्दों में कहा जा सकता है। संविधान की शपथ लेने वाले जितने सांसद, विधायक, मंत्री, जज, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबका कर्तव्य क्या है? संविधान की भावना के अनुसार कार्य करना। और संविधान क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अब आप पूछेंगे इसमें लिखा कहां है? तो संविधान 4 तरीके से पढ़ा जाता है। एक लिटरल इंटरप्रिटेशन, एक पर्पोजिव इंटरप्रिटेशन, एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन। अगर इस संविधान को लिटरल मतलब जितना लिखा है उसको मत पढ़िए, इसको आप पर्पोजिव इसका इंटरप्रिटेशन करिए, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन करिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन करिए, तो अल्टीमेटली आपको यह समझ में आएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट के जज, सबका केवल एक ही कर्तव्य है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो प्राणियों में सद्भावना हो, इसके लिए हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। विश्व का कल्याण हो, इसके लिए हमारी व्यापारिक नीतियां ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो फॉरेन हमारा जो मिनिस्ट्री जो काम करता हुआ ऐसा होना चाहिए, विश्व का कल्याण हो। लेकिन मोटा मोटा जो आज का विषय दिया हमें कि ये 3 कानूनों का जो हमारा इंडियन पिनल कोड अब जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट जाएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जाएगा, इसकी जगह जो 3 नए कानून आएंगे, इसका क्या उद्देश्य है? मेरा ये मानना है इस तीनों का एक ही उद्देश्य है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जो काम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को करना था, इनफैक्ट वो काम अब हो रहा है। अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया था। इनफैक्ट जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, वही काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। मुगलों ने तलवार के दम पे लूटा, बांटा, तोड़ा, अंग्रेजों ने कानून बना के लूटा, बांटा और तोड़ा। तो इसलिए तरीका यह था कि जैसे ये संविधान लागू हुआ और इस संविधान की शपथ ली गई, तो प्रथम प्रधानमंत्री को तत्काल एक कमेटी बनाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था
अब हम एक संप्रभु राष्ट्र बनेंगे, इसलिए 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म कर दिया जाएगा। दुर्भाग्यवश 1860 का इंडियन पिनल कोड 2023 में बदलने की तैयारी हो रही है, अभी बदला नहीं, अभी चल रहा है वो। 1861 का पुलिस एक्ट आज भी चल रहा है, 1872 का एविडेंस एक्ट आज भी चल रहा है, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी चल रहा है। वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े काम कर लिए, मिसाइल बना दिया, अग्नि मिसाइल, चंद्रयान, मंगलयान, सब एक से बढ़ के बना दिया। डॉक्टरों ने अच्छी अच्छी दवाइयां बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जो काम फ्री में हो सकता था, बहुत आसानी से हो सकता था, उस पर काम नहीं किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान प्रधानमंत्री को, आदरणीय मोदी जी को, कि जो काम इसके पहले के 14 भारतीय बने प्रधानमंत्री वो नहीं किए, उसको मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है और उसको काम उन्होंने आगे बढ़ाया। अब सवाल यह है कि इस कानून और पहले के कानून में अंतर, निश्चित रूप से अंतर है। जैसे पहले आतंकवाद इंडियन पिनल कोड में नहीं था, ये मेरे हाथ में 1860 का इंडियन पिनल कोड है, इसमें आतंकवाद नहीं था, अलगाववाद नहीं था। अब जो नया कानून आएगा उसमें है। इसी तरीके से इसकी जो धाराएं हैं, इसमें जो सेक्शंस लिखे हैं, इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है, वो पूरी तरीके से जजों को मनमर्जी करने के लिए लिखी गई है। क्यों लिखी गई? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में वकील भी अंग्रेज, अंग्रेजों के टाइम में जज भी अंग्रेज, और वकीलों के टाइम में इंस्पेक्टर भी अंग्रेज, यानी जांच करने वाला भी अंग्रेज, बहस करने वाला भी अंग्रेज, सजा देने वाला भी अंग्रेज। इसलिए इसमें भाषाएं ऐसी लिखी गई, इस तरीके से इसमें लैंग्वेज यूज किया गया कि जज जिसको मन चाहे बेल दे दे, जिसको मन चाहे जेल दे दे। अब जो नया आया है उसमें निश्चित रूप से पहले से अच्छी लैंग्वेज यूज की गई है, अपराध को ज्यादा अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया है, जज की मनमानी करने का स्कोप कम कर दिया गया है, क्योंकि लैंग्वेज जितना क्रिस्टल क्लियर होगी, जज अपनी मनमानी कम से कम कर पाएंगे। लेकिन क्या ये 3 नए कानून बनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? इस पे थोड़ा संशय है। ये जो 3 कानून बने हैं, भाई सरकार तो बनाते नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तो कानून बनाएंगे नहीं, वो तो केवल एक कमेटी बना दिया, कमेटी को बोला भाई एक काम करो, कानून बनाओ। अब मान लीजिए हमारे पास 150 साल पुराना मकान हो और हमें आदेश आ गया कि भाई एक काम करो, ये 150 साल पुराना मकान गिराओ, नया मकान बनाओ। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले आसपास के मोहल्ले में देखना चाहिए कि आसपास कैसे कैसे मकान बने हुए हैं, बढ़िया मकान कौन बना हुआ है, किस मकान का ड्राइंग रूम अच्छा है, किस मकान का बेडरूम अच्छा है, किस मकान का किचन अच्छा है, किस मकान का लिविंग रूम अच्छा है, और जिस मकान की जो जहां बेस्ट दिखाई पड़े उसको कॉपी कर लो और एक अपना ऐसा मकान बनाओ जिसका हर कमरा अच्छा हो। यही तरीका है। या दूसरा एग्जांपल, मान लो मेरे घर में चोरी बार बार हो रही है, बगल वाले घर में चोरी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले मैं बगल वाले घर में पता करना चाहिए, भाई क्या चक्कर है, तुम्हारे यहां चोरी क्यों नहीं होती? वो बताएगा जी हमने ऐसा घर बनाया कि चोरी के लायक हमने गुंजाइश नहीं। अगर हमारे घर का बार बार ताला टूट रहा है, बगल के घर का ताला नहीं टूट रहा है, तो हमें बगल के घर में पता करना चाहिए कि आपके यहां ताला क्यों नहीं टूटता, आपने ऐसी कौन सी कंपनी का ताला लगा दिया कि आपका ताला नहीं टूटता। या हमारे घर में बार बार लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, या सीवर लाइन चौक हो रही है, तो हमें बगल वाले का पता करना चाहिए, भाई आपके यहां लीकेज नहीं है, सीपेज नहीं है, सीवर लाइन चौक नहीं, तो क्यों, ऐसा क्यों? मेरा यह मानना है कि ये जो तीनों ड्राफ्ट बनाए गए, वो ड्राफ्ट केवल वर्तमान कानूनों को पढ़ के उसी को बेटर करने की कोशिश की। कानून बनाते समय यह नहीं देखा कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, या अमेरिका में क्या चल रहा है, या फ्रांस में क्या चल रहा है, या चाइना में क्या चल रहा है। अगर हमारे यहां साइबर फ्रॉड ज्यादा है और सिंगापुर में नहीं है, तो हमें कहां के कानून को देखना चाहिए? सबसे पहले जोर से बोलिए जरा, सिंगापुर के। अगर हमारे यहां चिटफंड कंपनी बना बना के लोगों को लूटा जाता है, लेकिन थाईलैंड में नहीं लूटा जाता, तो हमें थाईलैंड वाला कानून देखना चाहिए।
अगर हमारे यहां स्कूल कॉलेज में बीड़ी के अंदर सिगरेट गांजा बेचा जा रहा है, सिगरेट के पैकेट में गांजा बेचा जा रहा है, लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं बेचा जा रहा है, तो हमें देखना चाहिए सिंगापुर में ऐसा क्या है अभी। अगर हमारे यहां चेन स्नेचिंग है, मोबाइल स्नेचिंग है, लेकिन दुबई में नहीं है, दुबई में किडनैपिंग नहीं है, दुबई में अपहरण नहीं है, तो हमें फिर देखना चाहिए कि भारत में ऐसा है, दुबई में क्यों नहीं है, तो हमारे कानून और दुबई के कानून में क्या अंतर है। एक कानून के विद्यार्थी के रूप में मेरा यह मानना है 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि समाज बदलता है तो व्यवस्था बदलती है, मैं इसका उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है कानून बदलता है तो व्यवस्था बदल जाती है। उदाहरण के लिए भारत के राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं, कहीं डीएमके की सरकार है, कहीं आम आदमी पार्टी की है, कहीं बीजेपी की है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं शिवसेना की है, कहीं अकाली की है, ऐसे अलग अलग सरकार होती है। सरकार किसी की हो, घूसखोरी रहती है, जमाखोरी रहती है, मिलावटखोरी रहती है, कालाबाजारी होती है, नशा तस्करी होती है, मानव तस्करी होती है, धर्मांतरण होता है, घुसपैठ होती है। इसका मतलब डॉक्टर तो अलग अलग है, लेकिन दवा एक ही है। और बीमारी किससे ठीक होती है? जोर से बोलिए जरा। दवा से। बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, यह हमें गलतफहमी है। यह हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता। शरीर के अंदर डॉक्टर नहीं जाता, शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है और दवा जाती है। एक्चुअल में दवा अच्छी होती है और इंजेक्शन अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा नहीं होता। लेकिन हमें दिमाग में ऐसा बैठ गया कि नहीं, डॉक्टर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है। मुझे ऐसे लगता है कि जी कमेटी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसका एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे हाथ में ये फेडरल पिनल कोड है, अमेरिका में यही चलता है, और भारत में ये इंडियन पिनल कोड चलता है। डिफरेंस क्या है? भारत के इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, 100 चैप्टर ज्यादा है। और अभी वाले में तो 23 चैप्टर है, जो नया वाला बना उसमें 19 चैप्टर है, 4 चैप्टर और कम हो गए। अमेरिका में कितना है? 123। अब फायदा क्या हुआ? हमारे यहां घूसखोरी का अलग कानून है, जमाखोरी का अलग कानून है, मिलावटखोरी का अलग कानून है, कालाबाजारी का अलग कानून है, नशा तस्करी का अलग कानून है, मानव तस्करी का अलग कानून है, सोना तस्करी का अलग कानून है, आतंकवाद का अलग कानून है, अलगाववाद का अलग कानून है, धर्मांतरण का अलग कानून है, घुसपैठ का अलग कानून है, साइबर फ्रॉड का अलग कानून है, बैंक फ्रॉड का अलग कानून है। इतने कानून, 50 कानून के आसपास हैं। और अमेरिका ने क्या किया? उन 50 कानूनों को एक किताब में डाल दिया। एफआईआर कौन लिखता है? जोर से बोलिए। हवलदार। हवलदार कितना पढ़ा? 10वीं या 12वीं? अब आप ये बताओ, एक 12वीं पास हवलदार जिसको एफआईआर लिखना है, उसको 50 कानूनों में अलग अलग ढूंढ ढूंढ के सेक्शन निकालना पड़ेगा, तो आसानी से लिख लेगा? या एक किताब खोलेगा, इंडेक्स खोलेगा, इंडेक्स में देखते जाएगा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, तो बढ़िया एफआईआर लिखेगा? बताइए जरा। अगर एक में है तो आसानी से लिखेगा, 20 किताब खोलेगा तब आसानी से लिखेगा? आपके पास 1 साल की 12 डायरी हो तब ज्यादा अच्छा है, या 1 साल की 1 डायरी हो, जनवरी फरवरी मार्च 12 महीने उसी में हो तब अच्छा है? जोर से बोलिए जरा। हैंडलिंग अच्छी होती है। अमेरिका ने क्या किया? एक फेडरल पिनल कोड बनाया। फेडरल पिनल कोड में चैप्टर 2 एयरक्राफ्ट एंड मोटर व्हीकल, यानी हवाई जहाज से संबंधित जो अपराध है वो इसी में है। भारत के लिए, उसके लिए भारत में उसका अलग कानून है। चैप्टर 3 एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड प्लांट्स। चैप्टर 3 में उन्होंने एनिमल, बर्ड, फिश एंड प्लांट कर दिया, हमारे इसका अलग कानून है। चैप्टर 4 में आर्सन, इसका हमारे अलग कानून है। चैप्टर 7 में एसाल्ट, एसाल्ट हमारे इंडियन पिनल कोड में है। चैप्टर 9 बैंकरप्सी, बैंकरप्सी हमारे यहां अलग कानून है, जबकि अमेरिका में इसी में है। चैप्टर 10 बायोलॉजिकल वीपन, इसका हमारे यहां अलग कानून है, अमेरिका में इसी में है। चैप्टर 11 ब्राइबरी, ग्राफ्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट,
हमारे यहां इसके लिए 3 कानून है, जबकि अमेरिका में एक चैप्टर में सारा डाल दिया। चैप्टर 11 चाइल्ड सपोर्ट, चैप्टर 12 केमिकल वीपन्स, फिर सिविल डिसऑर्डर, सिविल राइट, क्लेम, सर्विसेज, क्वाइंस, कॉन्स्पिरेसी, कंटेम्प्ट, कॉन्ट्रैक्ट, काउंटरफिटिंग, फोर्जरी, क्रिमिनल स्ट्रीट गैंग्स, कस्टम्स, इलेक्शन। हमारे यहां इलेक्शन का एक अलग कानून है, यहां उन्होंने इलेक्शन का डाल दिया इसमें। कहने का मतलब, थाने में एक किताब रखी हुई है, एफआईआर लिखने वाला कांस्टेबल जब उसके सामने कंप्लेन आई, कंप्लेन पढ़ता है, इंडेक्स खोलता है, देखता जाता है इन्होंने क्या क्या कंप्लेन दिया है, किस चैप्टर में कौन सा कवर हो रहा है, फट से पेज खोला, यहां से वहां की धारा लिखा, एफआईआर तैयार। अब वही काम एक 12वीं पास कांस्टेबल को आप कह रहे हैं कि काम करो, तुम 25 किताब खोलो, 25 किताब से अलग अलग धारा निकालो, बहुत मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमारे पास अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स की 50 चैप्टर एक ही किताब में हो तो पढ़ना आसान है, 50 चैप्टर के लिए अलग अलग किताब 50 किताब हो तो पढ़ना मुश्किल है। आप लोग मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी जो कुछ पढ़ते हो, अगर आपको एक ही किताब में 30 चैप्टर है, 40 चैप्टर है तो आसान है, जबकि उसकी अलग अलग हो तो मुश्किल है। इसलिए मेरा यह मानना है कि कमेटी के लोगों के जिनको ये जिम्मेदारी मिली थी, मुझे लगता है वो एसी के कमरे में बैठे बैठे केवल उन्होंने पुराने वाले कानून को पढ़ा, उसी को इंप्रूव करने की कोशिश किया, वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिस को देखने की कोशिश नहीं किया, यह देखने की कोशिश नहीं किया कि सिंगापुर में अभी कुछ दिन पहले 900 ग्राम गांजा मिलने पे एक व्यक्ति को फांसी हुई है। हमारे यहां 9-9 कुंटल गांजा पाया जाता है, आज तक किसी को आजीवन कारावास नहीं हुआ। हां, कानून ही नहीं है। अब सिंगापुर में एक व्यक्ति को फांसी दे दिया, मान के चलिए अगले 10 साल तक कोई गांजा की तस्करी वहां नहीं करेगा। हमारी यंग जनरेशन गांजे में बर्बाद हो रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसके सामने चाय की दुकान पे सिगरेट के अंदर गांजा नहीं बेचा जा रहा है। यह सिचुएशन आ गई, हमारी पूरी जनरेशन खराब हो रही है। और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नशाबंदी करो, तो नशाबंदी करो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कानून हमें सिंगापुर वाला उठाना चाहिए। अभी टर्की में एक आदमी ने एसएमएस किया, जैसे हम लोगों के पास खूब एसएमएस आपके पास आते होंगे कि भाई आपकी लॉटरी आई हुई है, या इस पे क्लिक करो तो आपका ऐसा आएगा, ऐसा आता रहता है, खूब एसएमएस आते हैं दिन भर। टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस भेजा, एसएमएस भेजने के बाद आदमी वो ईमान सज्जन रहा होगा, उसने क्लिक मारा, उसका बैंक अकाउंट हैक हो गया। 340 साल सजा हुई उसको। कितनी? जोर से बोलिए जरा। हमारे यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हुआ, 1,86,000 करोड़ कोयला घोटाला हुआ, किसी को 10 साल की भी नहीं हुई। वहां एक आदमी ने बैंक अकाउंट हैक किया, 340 साल सजा हुई। दोबारा कोई बैंक अकाउंट हैक करेगा क्या? जोर से बोलिए। थाईलैंड में एक आदमी ने चिटफंड घोटाला किया। चिटफंड घोटाला का मतलब प्रॉमिस करते हैं ना कि 1,000 रुपए जमा करो, साल भर के अंदर 2,000 कर देंगे। हमारे देश में एक स्कीम आई थी, सहारा के नाम से आई थी, बहुत सारे लोगों ने उसमें अपना पैसा लगाया, करीब 16 लाख लोगों ने पैसा लगाया। 16 लाख ऐसा बताते हैं लोग। 16 लाख लोगों का पैसा डूबा। सहारा श्री को कितने साल सजा हुई? 16 साल की भी नहीं हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी लॉन्च करके 16,000 लोगों का पैसा लूटा और वो पकड़ा भी गया, पैसा वापस भी हो गया। इसके बावजूद 1,41,000 साल सजा हुई है। कितने साल की? 1 लाख। वो जिंदा नहीं रहेगा लेकिन सजा चलेगी। क्यों? क्योंकि अग्नि मिसाइल जो बनाई गई है ना, रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी बनाई गई है। परमाणु बम जो बनाया जाता है वो चलाने के लिए नहीं बनाया जाता, वो धमकाने के लिए बनाया जाता, डराने के लिए बनाया जाता। तो कठोर कानून रोज रोज चलाने के लिए थोड़ी होते हैं। ये जो फांसी देने का कानून बनता है, ये रोज रोज फांसी देने के लिए नहीं होता। बस 5 साल 10 साल में एक को फांसी दे दिया, उसके बाद 10 साल तक शांति रहेगी। इसलिए मेरा यह मानना है जो नया कानून आया है पहले से बेटर है, पहले से अच्छा है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार अपराध को जड़ से खत्म किया जा सकता है, इस पे मुझे दुविधा है।